सबसे पहले तो इन तस्वीरों को देखिए। ये जो प्राचीन शहर है पाटलिपुत्र, उसकी तस्वीरें हैं। तो जब भारत का गोल्डन पीरियड था तो जो पाटलिपुत्र है वो भारत की राजधानी था। उस जमाने में जो भारत है वो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश था और पाटलिपुत्र दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शहर था। आजकल पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है और इसका जैसे नाम चेंज हुआ है वैसे इसकी इकोनॉमिक हालत में भी बहुत बदलाव आया है। जो दुनिया में सबसे पहले अमीर इलाका था वो आजकल दुनिया में सबसे गरीब है। औसत आय के मामले में भी जो बिहार है वो अफ्रीकी देशों से भी पीछे है। पर ऐसा सिर्फ बिहार के साथ हुआ हो ऐसा भी नहीं है। पुराने जमाने में जो साउथ एशिया में दो इलाके थे वो सबसे ज्यादा अमीर थे। एक इलाका था गंगा नदी के आसपास का बेसिन और दूसरा सिंधु नदी का बेसिन। आज इनकी इकोनॉमिक हालत देखी जाए तो वो बहुत खस्ताहाल नजर आती है। जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा है उससे लेकर भारत के मिजोरम तक जो बीच में जितने भी राज्य आते हैं उनकी औसत आय विश्व की औसत आय से बहुत ज्यादा कम है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इलाके जो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर थे वो आजकल सबसे ज्यादा गरीब हैं और इनकी इकोनॉमिक हालत को इससे बेहतर किया जा सकता है। इसके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते होना क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं अन मीडिया के इस एपिसोड में। सेकंड सेंचुरी बीसी से 15th सेंचुरी तक जो दुनिया का अधिकांश इंटरनेशनल ट्रेड था वो सिल्क रूट से होता था और उस जमाने में जो भारत है वो जीटी रोड के माध्यम से इसी सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। और ये जीटी रोड है ये बांग्लादेश के चटगांव से स्टार्ट होता था और अफगानिस्तान के काबुल तक जाता था और काबुल से आगे ये सिल्क रोड से जुड़ जाता था। इसी रोड के जरिए जो भारत है वो यूरोप तक ट्रेड कर पाता था। तो भारत के जो लोग हैं वो रत्न, मसाले, अनाज, सिल्क और कपड़ों को बेचते और उसके बदले में ये दुनिया से जो सोना है वो भारत आता था। इसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। पर 15वीं शताब्दी आते आते ये सब कुछ बदलना शुरू हो गया। क्या हुआ कि जो यूरोप के एक्सप्लोरर हैं उन्होंने नए नए समुद्री रास्ते खोजे और 1498 में जो वास्को डी गामा है उसने यूरोप से भारत तक एक नए समुद्री रास्ते की खोज की। और इसके बाद से ही जो अधिकांश इंटरनेशनल ट्रेड है वो जमीनी रास्ते की बजाय समुद्री रास्ते से होने लग गया। एक्चुअली बात क्या है कि जो समुद्री रास्ते हैं उनके जरिए जो ट्रेड किया जाता है वो सस्ता पड़ता है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो उत्तर भारत के लैंडलॉक इलाके हैं इनका जो कॉम्पिटेटिव एज था वो चला गया। अब यहाँ व्यापार धीरे धीरे कम हो गया। तो जो यहाँ के लोग थे वो जब व्यापार उनका छूट गया तो वो सीधे खेती पर निर्भर हो गए, जो कि वैसे भी ज्यादा फायदे का काम है ही नहीं। और हम जैसा कि पहले खालिस्तान वाली वीडियो में देख ही चुके हैं कि सामान्य तौर पर वो इलाके जो ज्यादा ट्रेड करते हैं वो अमीर होते हैं और कम ट्रेड करने वाले इलाके अक्सर गरीब होते हैं। और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके जो उत्तरी इलाके हैं वो तो एक तो लैंडलॉक भी हैं और अलग थलग भी, वो आपस में ट्रेड भी नहीं करते हैं। इस वजह से ये इलाके धीरे धीरे गरीब होते चले गए और आज इनकी गिनती दुनिया के सबसे गरीब इलाकों में होती है। वैसे तो इस गरीबी के पीछे और भी कारण है पर यहाँ हम सिर्फ इसी कारण की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में देख ही चुके हैं कि जो लैंडलॉक इलाके हैं वो भी अमीर हो सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि जो जो लैंडलॉक इलाके हैं वो आसपास के इलाकों से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हों और उनके बीच आपस में जो ट्रेड हो रहा हो उसमें कोई खास रोक टोक ना हो। तो जहां सिल्क रोड के जमाने में भारत से ग्रीस तक बिना किसी रोक टोक के बड़ी आसानी से ट्रेड किया जा सकता था, वहीं आज लाहौर और अमृतसर के बीच भी ट्रेड जो है वो बंद है। तो भारत के पंजाब में जो एफसीआई के गोदाम है वहां गेहूं अक्सर सड़ता रहता है और इसी से 50 किलोमीटर दूर सरहद पार लाहौर है और वहां इसी गेहूं के लिए मारामारी है और वहां गेहूं के जो दाम है उनमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। और उसके बाद भी ये दोनों पंजाब आपस में गेहूं का ट्रेड नहीं कर सकते। यही उत्तर भारत और पाकिस्तान की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। दरअसल दुनिया में जितने भी अमीर इलाके हैं उनमें अड़ोस पड़ोस के देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलता है, पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो बहुत दूर की बात है, यहाँ सिंपल ट्रेड भी देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले तो इसी अड़चन को दूर करने की जरूरत है। जो यूरोप के देश हैं वो भी कई सदियों तक इटर्नल एनिमीज की तरह आपस में लड़ते रहे हैं, पर आज अगर आप वहां देखोगे तो वहां ओपन ट्रेड हो रहा है और भारत और चीन के बीच जो टेंशन है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसके बाद भी जो चीन है वो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो भारत और पाकिस्तान में ऐसा क्या स्पेशल है कि उनके बीच आपस में ट्रेड नहीं हो सकता? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड करना लॉजिस्टिकली बहुत आसान है। तो सरहद के दोनों तरफ घनी आबादी वाले इलाके हैं और उनके बीच में मैदान है। यहाँ बहुत कम लागत में आपस में ट्रेड हो सकता है और जो कि दोनों के लिए बहुत फायदेमंद भी साबित होगा। तो अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ईयू या आसियान की तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की जीडीपी में 2030 तक 11% की बढ़ोतरी हो सकती है।
इस हिसाब से अकेले भारत की जीडीपी में 2030 तक $660 बिलियन का इजाफा होगा और पाकिस्तान में $240 बिलियन का। और 2030 तक इस इलाके में 4 करोड़ 40 लाख एडिशनल लोग गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगे। और इसके साथ ही 2030 तक जो आपस में जो ट्रेड हो रहा है उसका जो वॉल्यूम है वो $250 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अगर एक बार इन नंबरों की बात ना भी करें तो रीजनल इंटीग्रेशन से बहुत सारी ऐसे भी दिक्कतें दूर करी जा सकती हैं जिससे इस इलाके का आम नागरिक परेशान है। तो जैसे कि पाकिस्तान में फूड क्राइसिस है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आपसी ट्रेड से इस क्राइसिस को दूर किया जा सकता है। और इससे क्या होगा कि भारत के जो किसान हैं उनको भी अपनी फसल के लिए अच्छा दाम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो आपसी ट्रेड से इन दोनों देशों को फायदा होगा। जो पाकिस्तान की औसत बाइक है वो बहुत ही बर्बाद किस्म की है और अच्छी बाइक्स जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा महंगी हैं और यही हाल पाकिस्तान में कार का भी है। जबकि इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर कम दाम वाले सेगमेंट में सबसे बढ़िया कार और मोटरसाइकिल बनाता है। अब अगर ये दोनों देश आपस में ट्रेड करने लग जाएं तो आम पाकिस्तानियों को भी कम दाम में बढ़िया कार और मोटरसाइकिल मिलेगी और भारत को भी एक नया मार्केट मिलेगा। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जैसे कि सस्ता इंटरनेट है, एड टेक है, सस्ती दवाइयाँ हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, कॉमन ग्रिड है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है और ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें आपसी ट्रेड से सीधा फायदा भारत और पाकिस्तान दोनों को होगा। ये सेंट्रल एशिया के देश हैं, इनके पास तेल, गैस सहित बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। पर इनकी दिक्कत ये है कि ये लैंडलॉक हैं, इनके पास सी एक्सेस नहीं है, इसलिए ये अपने रिसोर्सेज को बड़ी मात्रा में दुनिया को बेच नहीं पाते हैं। इनको इंटरनेशनल ट्रेड करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इन सेंट्रल एशिया के पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आते हैं, जिनके पास फॉरेन रिजर्व की दिक्कत बनी हुई है। ये ग्लोबल सप्लाई चेन से अलग-थलग बने हुए हैं। और इसके पूरब में भारत आता है, जिसको तेल और गैस की ज़रूरत है और इसके लिए ये एक्स्ट्रा डॉलर भी खर्च करता है, क्योंकि भारत अपना एनर्जी इंपोर्ट समंदर के रास्ते करता है और जो कि पाइपलाइन से महँगा पड़ता है। अब इन सब दिक्कतों का एक रामबाण इलाज है, वो है कि अगर इन दोनों के बीच कोई कॉरिडोर बना दिया जाए और पाइपलाइन बना दिया जाए, तो ये सारी दिक्कतें दूर की जा सकती हैं। जैसे कि तापी पाइपलाइन है, वो क्या है कि तुर्कमेनिस्तान से भारत तक आती है। इससे क्या होगा कि तुर्कमेनिस्तान अपनी गैस बेच पाएगा और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान है, इनको ट्रांजिट फी के रूप में फ्री में डॉलर मिलेंगे और जो भारत है, उसको सस्ता तेल और गैस मिल पाएगा। ये सही मायनों में सभी देशों के लिए विन-विन वाली सिचुएशन होगी। तापी गैस पाइपलाइन के अलावा ऐसे ही भारत और ईरान की पाइपलाइन भी बनाई जा सकती है और उससे भी सेम फायदा उठाया जा सकता है। और जब तुर्कमेनिस्तान और जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, वो भारत से जुड़ के जब वो भारत को अपना तेल और गैस बेच पाएँगे, तो उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आएँगे, एक्स्ट्रा परचेसिंग पावर आएगी, तो उसके लिए वो सामान खरीदेंगे। तो वो सामान भी कहाँ से खरीदेंगे? अगर वो इस रूट से भारत से जुड़े होंगे, तो वो सामान भारत से ही खरीदेंगे और फिर ये सारा सामान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से होकर ही जाएगा, तो इनको भी ट्रांज़िट फ़ी मिलेगी, वो अपना लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को बना सकते हैं और फिर वो इस सप्लाई चेन का हिस्सा बन के ये इंडस्ट्री लगा सकते हैं और कई सारी नौकरियाँ भी पैदा कर सकते हैं। अब यही जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसे आगे बढ़ाकर बांग्लादेश तक जोड़ दो, तो फिर जो ग्रांड ट्रंक रोड पुराना था, उसको दोबारा रिवाइव किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि जो पूरे इलाके की ट्रेड इंटेंसिटी है, वो बढ़ेगी, उसका सीधा फ़ायदा यहाँ की औसत आय पर होगा और सबकी औसत आय में वृद्धि होगी। क्या है कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो वहाँ की जनता को आज भी कश्मीर को लेके ऑब्सेस बनाई हुई है। और जो भारत की लीडरशिप है वो ऐसी बात फैलाने लग गई है कि भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के जीने मरने से भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों ही रवैये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं। जो स्टेटस क्वो है उससे बस कुछ लोगों का ही फ़ायदा हो रहा है, पर जो नुकसान है वो बहुत बड़ी जनता को हो रहा है। तो अब ऐसा समय आ गया है कि ये जो स्टेटस क्वो है इसे बदला जाए। अगर ये ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा तो दोनों तरफ के आम लोगों को इसका फ़ायदा होगा। फिर एक दोनों तरफ ही की ऐसी क्लास बनेगी जो चाहेगी कि और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है वो हमेशा अच्छे बने रहें। तो अगर ये ट्रेड स्टार्ट होता है और उसके बाद ये क्लास इमर्ज होती है जो भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिलेशन चाहती है, तो हो सकता है कि धीरे-धीरे ये जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यू हैं, ये भी धीरे-धीरे सॉल्व किए जा सकें।